बायोटेक्नोलॉजी की आज फोर्थ क्लास है। पहली क्लास के अंदर अपन इंट्रोडक्शन पढ़ा था, दूसरी क्लास के अंदर अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा था, तीसरी क्लास में अपने प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ा था, और आज चौथी क्लास के अंदर अपन डीएनए मार्कर पढ़ रहे हैं, है ना। तो डीएनए मार्कर अपन शुरुआत करें उससे पहले मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, उसको मैं आपके कवर करता हूँ। ठीक है, मैं सारे पेपर्स आज लेके आया हूँ और वन बाय मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बता पाते हैं या नहीं बता पाते, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, है ना। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए। ये रहा, लिख रखा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर मार्कर इज नॉन पीसीआर बेस्ड। ये है आपकी प्रीपीजी 2020 का 2020 का क्वेश्चन। ठीक है, इसके ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ, जो ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पे थे। ठीक है, पहला ऑप्शन था इसका, सेम जैसा पेपर है वैसे ही मैं दे रहा हूँ ना, आरएपीडी था। दूसरा ऑप्शन था आपके सामने एएफएल। देखो आपको आंसर आता है तो आप यस नो बोलिए, है ना, आंसर देने की जरूरत नहीं है, सोचने का समय सबको दीजिएगा। आरएफएलपी और सीएपीएस, ये था पहला क्वेश्चन आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर मार्कर इज नॉन पीसीआर बेस्ड। सबको आता था, और जिसको नहीं आता था, जिसको नहीं आता या फिर जो गलती करके आए थे वो मुझे बताओ। भाई जो मेरे से पढ़े हुए थे वो उन्होंने तो सबने सही कर दिया था, है ना, वो तो सबने सीखो कि मैं ऐसा कैसा लिखा रखा है। क्या सभी को आता है क्या ये क्वेश्चन? यार ऐसी क्या बात कर दी आपने, सभी को आता है क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तक तो इसके बारे में सुना ही नहीं सर। मॉलिक्यूलर मार्कर तो पढ़ा ही नहीं है तो सर। आप सभी बोल रहे हैं सबको आता है। ठीक कौन बोल रहा है, है? पीपीजी 2019 का क्वेश्चन, है ना। अब पीपीजी 2016 का मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। देखिए पीपीजी 2016 का क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, लैंग्वेज उसने चेंज करी है। पीपीजी 2016 मोलिकुलर मार्कर विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड। देखिए, विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय मेथड इज। अब इसका आंसर बताइए आप। ये था आपके 2016 का क्वेश्चन। पीपीजी की ही बात कर रहा हूँ। अगर आपको आता है, ऑप्शन आपके सामने आरएपीडी है, एएफएल, आरएफएलएफ है, एक सेकेंड, ठीक है, और एसएनपी आ गया यहाँ पे, ये एसएनपी, ठीक है, ये आ गया, और एक और है एसएसआर। ठीक है, ये प्रीपीजी अगर आपको आता है ये वाला क्वेश्चन, ये ऑप्शन थे इस चारों क्वेश्चन पीपीजी 2000, मैं बात कर रहा हूँ 16 की बात। मोलिकुलर मार्कर विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड पॉलीमरेज चैन रिएक्शन मेथड इज 2016। ये था आपका 2016 का क्वेश्चन। देखते हैं आपको आता है नहीं आता। जिसको नहीं आता प्लीज वो भी लिखी हुई तो सही, नहीं आता। अरे मुझे कैसे पता पड़ेगा आपको आता है नहीं आता? नहीं आता सर। सबको आता है क्या? सबको आता है तो वेरी गुड। नो सर, नो सर। सर नहीं आता सर।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आता तो। बाकी मैं आपको दे दूंगा। जो अमर ने कल क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन उसमें आया हुआ था। लो एक और ये है प्रीपीजी 2018 का क्वेश्चन मैं आपके सामने बता रहा हूँ। 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, लो बताइए साहब। एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट मार्कर, एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट मोलिकुलर मार्कर, ये है प्रीपीजी 2018 का क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस है एसएसआर हो गया, एसएलपी हो गया, आरएपीडी हो गया, आरएफएलपी। यही ऑप्शन है, यही चार ऑप्शन थे। आप मुझे इसके बताओ आंसर, किसको आता है? सर साथ में आंसर भी बता दो ना। फर्स्ट तो आप आएगा खुद सर, बताओ ना मुझे। फर्स्ट आएगा सर। आंसर भाई क्या आएगा, क्या सर पता है? सर सर भाई डोमिनेंट मार्कर क्या होते हैं, क्या एग्जांपल्स होते हैं, मैं तो आपके सामने रखा कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। प्रीपीजी 2014 में भी हाइब्रिड का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो मैं बोल रहा हूँ हाइब्रिड क्या है, ए सेक्सुअल हाइब्रिड, दूसरा ऑप्शन है ए हाइब्रिड फॉर्म्ड बाय सेल फ्यूजन, तीसरा ऑप्शन है ए प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय, एंड चौथा ऑप्शन है ए सिनोनिम टू हाइब्रिड। क्या आंसर होगा इसका? हाइब्रिड के तीन क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। सेल फ्यूजन। बस सिंपल है, सेल फ्यूजन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से 2014 से लेकर अब तक के तीन क्वेश्चंस आपके आए हैं मार्कर में से, है ना। तो इसका मतलब इस बार भी आ सकते हैं, है ना, इस बार भी आ सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर मार्कर इज नॉन पीसीआर बेस्ड, है ना। ये चार ऑप्शंस है। अब आपको, मेरे को पता नहीं आपको आते हैं नहीं आते, कैसे याद किया है, देखते हैं, आज अपन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मोलिकुलर मार्कर विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेथड। देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, पर इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी, बस सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था वो डोमिनेंट मोलिकुलर मार्कर का पूछा गया था। इसका मतलब अपने को दो क्लासिफिकेशन अपने को याद रखने पड़ेंगे कि एक तो डोमिनेंट और कोडोमिनेंट मार्कर के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, क्या मतलब होता है, एक पीसीआर बेस्ड नॉन पीसीआर बेस्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये मैंने आज मोटा मोटा बता दिया आपको कि अपन इस लेवल पे अपन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें अपनी क्लास आज। एक बार यस बोल दीजिए मुझे, जिससे मैं बोले शुरू करते हैं अपनी क्लास। यस सर। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज बायोटेक का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कठिन, विश्वास दिला रहा हूँ, सबसे कठिन टॉपिक होता है ये, है ना, सबसे कठिन टॉपिक होता है। उसको मैंने बहुत ही इजी वे में सिंप्लीफाई आप करके नोट्स बनाए थे, है ना। मैंने तो मतलब पढ़ाया था, बाकी ये लिखे हुए तो स्टूडेंट्स के ही है ना। आज सिंपल वाइट में आपको दिख रहा है, कल क्लियर वाइट नहीं था, ऑफ वाइट था, आज पूरा क्लियर वाइट में नोट स्टूडेंट से ही मिला है। लो सर, ये डीएनए मार्कर। ठीक है, सो अगेन मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए। जो बायोटेक्नोलॉजी की अपनी क्लास चल रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ना। उस क्लास के आज डीएनए मार्कर का टॉपिक आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो इसको फुल साइज में कर देते हैं अपन। ये है अपने स्क्रीन पर डीएनए मार्कर, दिख रहा है आप सबको? एक बार मुझे यस बोल दीजिए।
स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, स्टार्ट है, ठीक है। यस सर। दिख रहा है सभी को? ठीक है, थैंक यू सो मच। सो डीएनए मार्कर अपन सबसे पहले पढ़ना शुरू करें तो मुझे को ये बताएगा कि डीएनए मार्कर की जरूरत कहाँ आ गई भाई, जरूरत कहाँ आ गई डीएनए मार्कर की, तो बताएगा मुझे। मार्कर का मतलब क्या यस होता है सर। भाई, मार्कर का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ मार्कर का मतलब क्या होता है। पर डीएनए का मतलब तो आप सब समझते हैं, ठीक है। मार्कर का मतलब क्या होता है, एनीबॉडी कुछ आइडिया, कुछ थोड़ा बहुत कुछ आइडिया? सर मार्क करने के लिए, बिल्कुल ठीक है, सिंपल सा है भाई। मार्कर का मतलब होता है कि किसी की पहचान करने के लिए, है ना, मार्क करने के लिए, है ना, या हाईलाइट करने के लिए। जैसे सर अपने को कोई सीक्वेंस चाहिए उसको मार्क। इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए सर, इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए। इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए, मतलब यही तो कह रहा है ना, उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको शो करने के लिए, है ना, उसको अलग से अपन इंडिविजुअल कर सके, है ना। और किसका करना है, डीएनए आगे लगा हुआ है तो डीएनए का अपने को इंडिविजुअली हाईलाइट करना है, उसको मार्क करना है, ठीक है, उसको पहचान करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। तो जो भी, है ना, हो सकता है वो मोर्फोलॉजिकल बेस पे हो सकता है बायोकेमिकल बेस पे हो सकता है डीएनए के बेस पे हो, जो भी चीज़ यूज की जाती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना, वो क्या कहलाता है, डीएनए मार्कर्स कहलाते हैं। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था, है ना, स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था, मैं आपको बात करूँ, एक सेकेंड में आपको यहाँ पे बात करूँ, देखो कि प्रीवियस ईयर जब जेनेटिक इंजीनियरिंग अपन पढ़ रहे थे, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको मैंने बताया था कि एक इम्पोर्टेंट इसका उपयोग तो यहाँ पर होता था। देखो यहाँ पर आपको मैंने आपको बताया था कि स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता था। यहाँ पर देखो स्टेप 5 में देखो, यहाँ पे लिख रखा है सिलेक्शन ऑफ आर डीएनए, है ना, होस्ट सेल के अंदर अपन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग में बने थे उसको ढूंढने के लिए, है ना, दो मेथड अपन यूज करते थे। एक तो एंटीबायोटिक्स, जो PBR3W22 में 2 एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट जीन थे उससे पता करो, नहीं तो डीएनए मार्कर से पता करो, है ना। तो डीएनए मार्कर का एक यूज आपको पता पड़ेगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिलेक्शन मतलब ढूंढने के लिए काम में किया जाता है ना, डीएनए मार्कर। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई सर। अब अपन सर ये तो बताओ कि डीएनए मार्कर होता क्या है। तो कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करो, है ना, अपन डीएनए मार्कर की डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। ये लो साहब, डीएनए मार्कर की डेफिनेशन हो गई आपके सामने। ये डीएनए मार्कर की डेफिनेशन आ गई आपके सामने। ये डीएनए मार्कर के डेफिनेशन है ना। तो देखो डेफिनेशन से अपन पढ़ते हैं, तो डीएनए मार्कर जेनेटिक मार्कर होते हैं, क्योंकि डीएनए है यहाँ पे, तो यहाँ पे डीएनए मार्कर जेनेटिक मार्कर हम बोलते हैं। ये इन्हीं को मोलिकुलर मार्कर भी कहते हैं। देखो कोई डिफरेंस कुछ भी नहीं है ना, चाहे मोलिकुलर मार्कर बोलो चाहे जेनेटिक मार्कर बोलो, है ना, दोनों एक ही बात होती है। क्योंकि मोलिकुलर क्या हो गया, मोलिकुलर लेवल पे अपन जेनेटिक्स को ही पढ़ते हैं, मतलब जेनेटिक जीन के लेवल पर ही स्टडी करते हैं मोलिकुलर लेवल पे। तो मोलिकुलर मार्कर बोलो चाहे जेनेटिक मार्कर बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है। मोलिकुलर मार्कर एनी ट्रेट स्पेसिफिक जीनोमिक सीक्वेंस। मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आवाज कट कट के आ रही है सर आपकी। ठीक, आवाज आ रही मेरी? सर कट गई थी बीच में। अच्छा, अब आ रही है ना, कंफर्म? यस सर। ठीक, देखो जेनेटिक मार्कर आर एनी ट्रेट। आप सब जेनेटिक्स पढ़ के आए हुए हैं, सब ब्रीडिंग पढ़ के आए हो। ट्रेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सीक्वेंस जो पर्टिकुलरली प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। एनी ट्रेट स्पेसिफिक जीनोम सीक्वेंस, है ना, जो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस करे, है ना, किस में डिफरेंस करे, इंडिविजुअल्स में डिफरेंस करे। तो जेनेटिक मार्कर मतलब डीएनए मार्कर जेनेटिक मार्कर होते हैं या मोलिकुलर मार्कर होते हैं, है ना। एनी ट्रेट स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के लिए सीक्वेंस होती है।
जो किसी डिफरेंस मतलब किसी भी इंडिविजुअल्स को डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशंस हो गई साहब। मैंने यहाँ पे बता ही दिया आपको, जेनेटिक मार्कर को मॉलिक्यूलर मार्कर भी कहते हैं। अब एक्ट की बात करें तो जो टेक्निकल टर्म है, फ्लैग कब बोलेंगे इसको और टैग कब बोलेंगे? भाई बोलेंगे नहीं, मतलब इसका कोड वर्क यूज होता है। अगर ये जीन की पोजीशन पर है ना, मार्कर का उपयोग जब जीन की पोजीशन पर ही ये सेट हो जाते हैं या जीन की पोजीशन ये बता देते हैं तो इनको फ्लैग कहते हैं, है ना। और जीन के आसपास का लोकेशन अगर ये बताते हैं तो उसको टैग कहते हैं, है ना। कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं। फ्लैग एंड टैग क्या होता है कि जब ये जीन की पोजीशन को ही शो करते हैं ये, है ना, तो फ्लैग, और उसके आसपास की लोकेशन को बताते हैं तो टैग। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मार्कर का एक क्लासिफिकेशन अपन पढ़ते हैं कि इसकी नेचर के आधार पर, है ना, कि भाई क्या नेचर है इसका, है ना। तो एक है मॉर्फोलॉजिकल, एक है बायोकेमिकल और डीएनए मार्कर। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो अपन पढ़ भी रहे हैं। तो देखो मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और डीएनए। देखो कुल मिलाकर बात ऐसा है कि अपने को पता लगाना है ना, कि स्पेसिफिक ट्रेड या अपन इंडिविजुअल्स में डिफरेंशिएट कैसे कर सके, है ना, ये अपने को पता लगाना है। और पता लगाने के लिए अपने पास 3 चीज़ों से पता लगा सकते हो आप, है ना। मॉर्फोलॉजिकल पता लगा सकते हो, या बायोकेमिकल पता से लग सकते हो, या डीएनए के लेवल पे पता लगा सकते हो। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बात करूँ कि 3 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक बाप है ना, एक बाप मतलब कपल है, एक मम्मी पापा मतलब कपल है, उनके एक बच्चा होता है। ठीक है, बच्चा होता है। अब ये मान के चलो कि वो बच्चा गुम गया, ठीक है। और पिक्चरों में जैसे बताते हैं ना कि 20 साल के बाद वो बच्चा वापस आता है, 20 साल के बाद बच्चा वापस आता है। तो आप मुझे बताओ कि उस बच्चे या फिर माता पिता कैसे पहचाने कि ये मेरा बच्चा है? बताओ, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं है ना, मैं गुम गया था, तो कैसे पहचाने कि ये मेरा ही बच्चा है? भाई को कहने वाला भी नहीं है। पिक्चरों में तो फिर भी कह देते थे कि मैं चोरी करके ले गया, है ना, कि भाई मैं चोरी करके ले गया और यही है आपका बच्चा, यही है आपके माता पिता। आप कैसे पहचानोगे? आप एक मान लो पेरेंट, मतलब कोई पेरेंट्स है ना। देखो तो सबसे पहला जो देखो प्रैक्टिकली चीज़, जो सबसे पहला आप उसकी शक्ल देखोगे, है ना, कि आपके सामने कोई आता है तो यार, कि कई बार आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे की शक्ल सेम टू सेम पापा की जैसे मिलती है। एक कंडीशन ऐसी होती है ना, कि सेम टू सेम, जैसे मैं सैफ अली खान और सैफ अली खान की बेटे की मैं बात करूँ, शाहरुख खान या शाहरुख खान की मैं बेटे की बात करूँ, तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ है ना। आप देख के बता सकते हो कि हाँ साहब ये सैफ अली खान का बेटा है ना, या आप देख के बता सकते हो हाँ साहब ये शाहरुख खान का बेटा है। तो ये एक कैरेक्टर कैसा हुआ पहचानने का? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हुआ। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है? विजिबल होता है, भाई दिख ही रहा है इसलिए क्या होगा? विजिबल हो गया। इन्वायरमेंटली अफेक्टेड होता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर, इन्वायरमेंट के साथ ये अफेक्ट भी हो सकता है कि भाई जब बच्चा हुआ था गोरा था, ठीक है, और जब क्या हुआ वो हो सकता है कि ऐसी जगह गंदगी में रहा हो कि जिसका उसका वो धूप में रहा हो, या फिर कल कारखानों में काम किया हो जिससे उसकी कलर कैसा हो गया? काला हो गया। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब इन्वायरमेंटल इफेक्टेड हो सकता है। प्लांट के केस में बात करें तो कैसे पहचाने अपन? भाई साइज से पहचान सकते हैं, शेप से पहचान सकते हैं और कलर से पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें प्लांट में भी एग्जाम्पल दिया गया है ग्रेन साइज से। ग्रेन की साइज छोटी बड़ी हो सकती है, तो आप पहचान सकते हैं कि भाई ये छोटा वाला बीज का है, ये मीडियम बीज का है, ये आपका बड़ा बीज का है। मतलब आप देख के जो पहचान सको, इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट कर सको देख के, है ना, वो कहलाता है मॉर्फोलॉजिकल मार्कर। ठीक है, देख के मतलब मार्कर की कैटेगरीज 3 प्रकार की कैटेगरीज है। एक है मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, एक है बायोकेमिकल मार्कर, एक है डीएनए मार्कर। सिंपल से मार्कर है। डीएनए मार्कर को ही अपन ने क्या कह रहे हैं? मॉलिक्यूलर मार्कर कह रहे हैं या जेनेटिकल मार्कर कह रहे हैं। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजिकल मार्कर जिसको आप विजिबल देख सको, ठीक है, आप इजीली उसको डिफरेंशिएट कर सको, है ना। तो ये पहला केस था कि आपने अपने उसके कपल के बेटे को देख के पहचान लिया। ठीक है, दूसरा केस है बायोकेमिकल, है ना।
बायोकेमिकल में क्या हो गया कि वही सेम बच्चा है ना, वही सेम बच्चा है, वही पेरेंट्स है ना, वो शकल से पहचानने में नहीं आ रहा, ठीक है, शकल से पहचानने में नहीं आ रहा, बट उसने देखा कि वो थोड़े दिन उनके साथ रहा तो उनको पता पड़ा कि जो जो माता पिता के शौक थे, जैसे कि उनको हो सकता है कि उनकी बॉडी के अंदर कुछ खाने का शौक हो, जैसे बायोकेमिकल, जैसे प्रोटीन की, जैसे मान के चलो कि दाल खाते हो तो उनमें एकदम से प्रोटीन ज़्यादा बन जाए, है ना, प्रोटीन ज़्यादा बन जाए तो कुछ अच्छा लुक आए, कुछ भी मतलब एक्स वाई जेड, मतलब बायोकेमिकल लेवल बेस पे, है ना। तो उनको पता पड़ा कि इसकी भी यही आदत है ना, या चलने की यह आदत है ना, ऐसा कोई एंजाइम है उसमें कि उसको गुस्सा ज़्यादा आता है, कि सर इसको गुस्सा ज़्यादा आता है ना, कि उसको लगा कि इरिटेशन वाला प्रॉब्लम भी इसमें है ना, हो सकता है पिताजी की कोई बीमारी हो, है ना, कि भाई डायबिटिक बीमारी हो या फिर कोई स्पिलेंड्रे सिंड्रोम वाली बीमारी हो, तो वो उसके साथ रहे तो उसके भी बीमारी पता लग गया कि यार इसके भी सिंड्रोम वाली बीमारी है या इसकी भी डायबिटीज बीमारी है। तो आप किस लेवल पे पहचान कर रहे हो, है ना, आप पहचान कर रहे हो बायोकेमिकल लेवल पे। भाई तो बायोकेमिकल लेवल वाला भी विजिबल है, नहीं है, बिल्कुल विजिबल है। अरे भाई पिताजी के बाल उड़े हुए हैं, ठीक है, और वो बच्चा उसको मिलता है 25 साल में, अगर उसके भी बाल उड़े हुए हो तो आप देख रहे हो ना, है ना भाई, आपको शक हो सकता है कि यार हो सकता है डायबिटिक पेशेंट है, आप आराम से देख सकते हो, है ना, ये भी डायबिटीज का है, वो भी डायबिटीज का है। तो बायोकेमिकल जो अपन मार्कर होते हैं वो भी विजिबल होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटली अफेक्टेड बिल्कुल होंगे सर, इन्वायरमेंटली अफेक्टेड होंगे ही। उसको पहचानते कैसे हैं अपन, भाई एंजाइम के लेवल पे पहचानते हैं, है ना, कोई जो जीन होता है वो कैसा प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन से कैसा एंजाइम बनता है, उसके बेस पर क्या डिफरेंशिएट होता है, अपन उसके बेस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आइसो एंजाइम से, एलो एंजाइम से, है ना, इससे अपन पहचानते हैं। इसलिए बायोकेमिकल जो मार्कर है उनको अपन क्या कहते हैं, प्रोटीन मार्कर भी कहते हैं, है ना, क्योंकि प्रोटीन किससे बने होते हैं, मतलब प्रोटीन से ही एंजाइम बने होते हैं, और यहाँ पे एंजाइम के लेवल पर ही आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर मार्कर की कैटेगरी क्या होगी, बायोकेमिकल मार्कर। तो बायोकेमिकल मार्कर को अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रोटीन मार्कर भी कहते हैं। देखो मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल दोनों ही मार्कर विजिबल होते हैं, दोनों ही मार्कर इन्वायरमेंटल अफेक्टेड होते हैं, और दोनों ही मार्कर को आप देख के पहचान सकते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल में आप बाहर से देखते हैं, बायोकेमिकल में आप इंटरनली देखते हैं, बस इंटरनली आपको सिम्टम्स शो होते हैं, ठीक है। इसलिए बायोकेमिकल मार्कर को प्रोटीन मार्कर भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों मार्कर यूज होते हैं। तीसरा मार्कर है डीएनए मार्कर, और ये ही करेक्ट है ना, जैसे आपने भी बहुत सारों ने आंसर दिया कि भाई 100% गारंटी श्योर, अगर डीएनए टेस्ट करवा लिया उस बच्चे का, है ना, पेरेंट्स के डीएनए से मैच हो गया तो 100% श्योर हो गया कि भैया ये उसी का ही बेटा है। तो मतलब मोस्ट वाइडली यूज्ड और मोस्ट एक्यूरेसी, है ना, मोस्ट एक्यूरेसी जो रिजल्ट देने वाला मार्कर होता है वो मार्कर ही कौन सा होता है साहब, वो मार्कर ही डीएनए मार्कर होता है। इसलिए डीएनए मार्कर में अपन किसकी स्टडी बेस पे करते हैं, मोलिकुलर लेवल पर स्टडी करते हैं, जीन लेवल पर स्टडी करते हैं। इसलिए डीएनए मार्कर को अपन मोलिकुलर मार्कर भी कहते हैं, या फिर अपन इसको जेनेटिकल मार्कर भी कहते हैं, ठीक है। तो तीनों में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली या मोस्ट वाइडली यूज्ड मार्कर कौन सा है साहब, तो वो मार्कर हमारा डीएनए मार्कर है, ठीक है। नेचुरल बिहेवियर होता है इसका, है ना। ये दिख सकता है क्या मार्कर आपको, अरे साहब बिल्कुल नहीं दिख सकता। डीएनए आपको दिखता होता तो आप बता देते ना पहले ही, अरे भाई ये मेरा बच्चा है, बता दो आप दिखता हो तो डीएनए, क्यों डीएनए टेस्ट करवाते हो आप। आपको पता है कई केस ऐसे होते हैं कि बच्चों का और पिताजी का लड़ाइयाँ हो जाती है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी नहीं है, ये मेरा बेटा है, वो बेटी नहीं है, फिर कोर्ट केस में जाते हैं तो फिर डीएनए टेस्ट होता है, नहीं होता, है ना। आपने कई बार ये भी कहा फॉरेंसिक केस में कि भाई किसी ने किसी का कत्ल कर दिया और चाकू पे किसी इंसान के निशान पाए गए, उस निशान का क्या करते हैं, उस निशान से अपन उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके उसका पीसीआर में ले जाते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में ले जाते हैं, और उसका बहुत सारी फोटोकॉपीज बना देते हैं, ठीक है। अब उनके पास डीएनए का सैंपल हो गया, अब पता करते हैं किस किस पे शक हो सकता है ना, या कौन कौन वहां पे आया था, उन सब का डीएनए लेते हैं, उन सब के डीएनए सैंपल से उससे मैच कराते हैं, जिसका मैच आ गया वो ही कातिल हो गया, है ना। तो ये डीएनए मार्कर
बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वाइडली यूज्ड होता है। ठीक है, तो जितने भी फॉरेंसिक केसेस में होते हैं, है ना, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं उसमें डीएनए टेस्ट ही कराया जाता है। ठीक है, देखो नेचुरल बिहेवियर होता है, इनविजिबल सिम्टम्स होता है, और बताओ कि डीएनए मार्कर की प्रॉपर्टीज होती है, या डीएनए मार्कर अपन जो चेक कर रहे हैं वो इन्वायरमेंटल से इफेक्ट हो सकता है क्या? नो सर। इफेक्ट हो सकता है क्या? इन्वायरमेंट से कोई इफेक्ट नहीं होता है। अरे भाई, जो डीएनए है, जो जीन है, चाहे इन्वायरमेंट तेज हो बड़ हो, है ना, सेम रहता है ना। तो 3 प्रकार के मार्कर मैंने आपको शो कर दी है, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, बायोकेमिकल मार्कर, डीएनए मार्कर। ठीक है, प्रोटीन मार्कर किसे कहते हैं? इनमें से अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि विच वन इज नोन एज प्रोटीन मार्कर, पहला मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड, बायोकेमिकल बेस्ड और डीएनए बेस्ड, तो आपका क्या आंसर जाएगा? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए। बायोकेमिकल क्या आंसर जाएगा? बायोकेमिकल बेस्ड मार्कर। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल अपने को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बायोकेमिकल भी अपने को पढ़ना नहीं है। ठीक है, अपने को पढ़ना है डीएनए मार्कर। ठीक है, जिसको मॉलिक्यूलर मार्कर भी कहते हैं और अपन जेनेटिकल मार्कर भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डीएनए मार्कर कि स्पेशल, या जिसको अपन बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर मार्कर, उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जो जगह बची हुई है ना यहाँ पे लिख दूंगा, मैं भी बोल देता हूँ, है ना। पहली सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होती है कि इनमें VNTR सीक्वेंस पाया जाता है। अरे सर, ये VNTR सीक्वेंस क्या होता है सर? हमने तो पहली बार ही नाम सुना है। कोई बात नहीं सर, मैं बता देता हूँ, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, है ना, इसकी फुल फॉर्म वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। सर ये क्या होता है? ये कुछ भी नहीं होता है, रिपीटेटेड सीक्वेंस। एक रिपीटेटेड सीक्वेंस जीन का हो सकता है सीक्वेंस 2 हो, जैसे 80 80 80 80 80 80, ए मतलब एडेनिन, टी मतलब थायमिन, है ना, ये न्यूक्लियोटाइड है ना। तो पहली बात तो डीएनए मार्कर, है ना, 2 से 5 रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियो, सर, इसका है ना। अगर उसको अपन डेफिनेशन बोले कि डीएनए मार्कर क्या होते हैं, तो डीएनए मार्कर आप बोल सकते हो कि रिपीटेटेड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना। अब ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है वो हो सकते हैं 2 से 5 हो या 5 से ज्यादा हो। अगर 2 से 5 लेवल पे होते हैं VNTR, तो उसको अपन बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए मार्कर, सिंपल। अगर वो ये रिपीटेड सीक्वेंस, या अपन कह सकते हैं VNTR, है ना, 5 से ज्यादा हो, 5 मतलब ऐसे जो सीक्वेंस है, 1 80 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 ऐसे सो मैनी नंबर, मतलब 10 नंबर 20 नंबर 25 नंबर हो, तो वो आता है आपका मिनी सैटेलाइट, है ना। तो देखो डीएनए मार्कर को VNTR के केस में 2 में डिवाइड कर दिया है, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। कभी भी आपसे पूछ ले कि बताइए माइक्रो सैटेलाइट के अंदर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स की संख्या या रिपीटेड सीक्वेंस की संख्या कितनी होती है, और आपको ऑप्शंस में दे दे 2, है ना, आपको ऑप्शन में दे 6 8 10, तो क्या आंसर जाएगा कि माइक्रो सैटेलाइट में VNTR की संख्या कितनी होती है? 2 6 8 10, या आपको ऐसा ऑप्शन देते 4 6 8 10, तो क्या आंसर जाएगा? क्लियर है बात? तो मतलब 2 से 5 के बीच में अगर होती है तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स की, तो माइक्रो सैटेलाइट कहलाता है। अगर 5 से ज्यादा होती है तो मिनी सैटेलाइट कहलाता है। सिंपल सा है, ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहली विशेषता डीएनए मार्कर की कि ये रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, पहला इंपॉर्टेंट। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है ना, डीएनए मार्कर की विशेषता बता रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख दूंगा, ये जो जगह है ना यहाँ पे मैं लिख दूंगा, और हो सकता है तो आप खुद भी नोट्स पे लिख लेना जब नोट्स बनाओ। दूसरी विशेषता कि सर ये मुझे ये बताओ कि डीएनए मार्कर इनहेरिटेंस होते हैं क्या? इनहेरिटेंस का मतलब कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं क्या? जैसे अपने डीएनए मार्कर किसी जीव में डाल दिया तो क्या उसके बच्चों में भी जाएंगे क्या? बताइए मुझे भाई, उनके बच्चे जाएंगे क्या? बिल्कुल यस सर। हाँ, क्योंकि डीएनए लेवल पर है ना, और आपको पता है डीएनए ही इनहेरिटेंस होता है, तो इसका मतलब डीएनए मार्कर की नेचर कैसी होती है? इनहेरिटेंस होती है। इनहेरिटेंस का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ये ट्रांसफर होती है। दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता की बात करूं मैं,
कुछ बोलना चाह रहे हो कोई? सर ये VNTR की सर फुल फॉर्म बताना एक बार दोबारा से। VNTR की फुल फॉर्म मैं लिख भी दूंगा। वेरिएबल, V से वेरिएबल, नंबर, N से नंबर, T से टैंडम, R से रिपीट। रिपीट है ना। वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हर इंडिविजुअल्स के अंदर ये सीक्वेंस अलग अलग होगा, है ना। ये सीक्वेंस अलग अलग होगा, कुछ जरूरी नहीं है 80 80 80 80 हो, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? वेरिएबल, है ना। और नंबर में भी अलग होता है, ठीक है। जैसे किसी में हो सकता है 5 हो, किसी में हो सकता है 2 हो, किसी में हो सकता है 3 हो, है ना। तो इसलिए इसको अपन VNTR बोलते हैं, ठीक है। तो पहली विशेषता इसकी VNTR हो गई। दूसरी विशेषता इसकी कि ये रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। तीसरी विशेषता इनकी इनहेरिटेंस नेचर होती है। और चौथी विशेषता, है ना, ये क्या होता है? नॉन कोडोन नेचर के होते हैं, है ना। ये अपन बोल सकते हैं इसको कि कोई भी प्रकार का प्रोटीन नहीं बनाते हैं। ये जो आप बोल रहे हो ना डीएनए मार्कर को अपन नॉन कोडोन भी कहते हैं। नॉन कोडोन का मतलब होता है इनमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि बॉडी के अंदर जाके कोई स्पेशल प्रोटीन बनाए, है ना। जैसे मैसेंजर आरएनए बनाए, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन एंजाइम बनाता है, और एंजाइम से आपके फंक्शंस क्रिएट होते हैं ना, रिएक्शंस क्रिएट होती है। तो डीएनए जो पॉलीमर अपन मार्कर बोल रहे हैं, डीएनए मार्कर बोल रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ, डीएनए मार्कर में किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे? ये बात क्लियर हो गई? यस नो बोल दीजिए एक बार। हेलो, यस सर। यस सर, यस सर। ओके, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरी विशेषता भी इसकी हो गई, है ना। तो डीएनए मार्कर की विशेषता VNTR खंड होते हैं, है ना। दूसरा इनहेरिटेबल नेचर होता है, नॉन कोडोन प्रवृत्ति के होते हैं, और बहुत ही छोटे लेवल पे, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, है ना, कि भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, सिंपल, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़े तो देखो, अब जो इम्पोर्टेंट डीएनए मार्कर है, जो इम्पोर्टेंट डीएनए मार्कर है वो कौन कौन से हैं, उसके मैंने नाम लिख रखे हैं। पहला है RAPD। पहला क्या है साहब? RAPD। आपको मेरी आवाज आ रही हो तो एक बार यस बोल दीजिए। यस सर, आ रही है। यस, ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है, ठीक। तो रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए, RAPD का फुल फॉर्म क्या हुआ? रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए, ठीक है, आप याद रख लेना। RAPD शॉर्ट में आता है, एग्जाम में भी RAPD ही लिखा हुआ आता है ना, फुल फॉर्म कभी नहीं लिखी भी आती। हाँ, ये पूछ सकता है वो कि RAPD स्टैंड फॉर, कभी कभी ये पूछ सकता है, ठीक है। AFLP एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, और RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। तो इंपोर्टेंट ये 3 ही मार्कर होते हैं डीएनए में, 3 ही मार्कर इंपोर्टेंट है अपने कोर्स में, है ना। चाहे PhD कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, इन 3 में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने तीनों मार्कर यहाँ पे लिख दिए हैं, और तीनों मार्कर की फुल फॉर्म भी अपन को लिख देंगे। अब देखो अपन आगे अपन जो पढ़ने वाले हैं वो इनकी बेसिक्स क्या डिफरेंसेस होता है ना, इनमें क्या डिफरेंसेस होता है, इनकी नेचर कैसी होती है ना। ये PCR बेस्ड है या नॉन PCR बेस्ड है, ये कोडोमिनेंट प्रवृत्ति के हैं या डोमिनेंट प्रवृत्ति के हैं, है ना। तो इसके बेस पर ही इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो मैं बताओ, मैं आगे बढ़ूं? यस सर। बोल दीजिए भाई, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं, है ना। तो मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट तो बताया नहीं, मैंने क्या बोला, पहले मार्कर की बात करी। मार्कर में 3 प्रकार के मार्कर, है ना, बायोकेमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, डीएनए मार्कर। डीएनए मार्कर को ही मैंने मॉलिक्यूलर मार्कर बोला, जेनेटिकल मार्कर बोला, फिर इसकी विशेषता बताई। इसकी विशेषता के आधार पर इनको अपन ने माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब डीएनए मार्कर के मैंने 3 एग्जाम्पल आपके सामने बता दिए, RAPD, AFLP, RFLP। तो आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा डीएनए मार्कर है, और ये 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपके सामने है तो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला अपना खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो मोलिकुलर मार्कर, है ना,
मोलिकुलर मार्कर, या अपन बोल सकते हैं जेनेटिकल मार्कर, ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं डीएनए मार्कर, एक ही बात है, ठीक है। टेक्निक्स, तो पहला क्लासिफिकेशन है पीसीआर के बेस्ड पे, है ना, कि पीसीआर के बेस्ड पे इसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो देखो पीसीआर के बेस्ड पे क्लासिफिकेशन करें उससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सर ये पीसीआर क्या होता है। सर हमको आज तक ये समझ में नहीं आया, है ना। तो आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, है ना, जेनेटिक्स में नहीं पढ़ा होगा तो आपने किस में पढ़ा होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, बायोटेक्नोलॉजी में आती है, ठीक है, दूसरी बायोटेक्नोलॉजी में आती है ना। तो देखो मैं आपको सिंपली बता दूँ पीसीआर क्या होता है। पीसीआर में 3 प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, ठीक है, अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बताऊं कि डीएनए की फोटोकॉपी की मशीन होती है। जैसे फोटोकॉपी करवाते हो, जैसे ये फोटोकॉपी है ना, इसकी फोटोकॉपी आपको करवानी है, आप फोटोकॉपी शॉप पे जाओगे और इसकी बहुत सारी कॉपीज आपको बन जाएगी, है ना। तो आप क्या करोगे, आपको एक आपकी ये गुम भी जाए तो दूसरे काम आ जाएगी, है ना, और आप बांट भी सकते हो, सैंपल दे भी सकते हो सब जगह। सेम अगर आपको एक डीएनए का सैंपल मिलता है तो डीएनए का एक सैंपल मिला है ना, वो गुम भी सकता है, खराब भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आप किसी को दे तो आपके पास तो बचेगा ही नहीं, तो आप क्या करते हो, उस डीएनए की फोटोकॉपी करते हो। तो डीएनए की फोटोकॉपी के लिए जो मशीन यूज की जाती है ना, वही मशीन क्या कहलाती है, आपको पीसीआर कहलाती है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। इसके अंदर 3 प्रिंसिपल्स काम आते हैं ना, वो 3 प्रिंसिपल्स आप जब पीसीआर पर, जब क्योंकि अभी इतना डिटेल में अपने को नहीं पढ़ना है, सिंपल से ये बात करनी है कि डीएनए की फोटोकॉपी की मशीन ही क्या कहलाती है, पीसीआर कहलाती है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो कुछ डीएनए मार्कर ऐसे होते हैं जो पीसीआर की टेक्निक पे बेस्ड होते हैं, पीसीआर की टेक्निक पर बेस्ड होते हैं, मतलब उनको जो सैंपल होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है ना, बहुत सारे अपने को सैंपल चाहिए होते हैं, है ना, फिर उसके बेस पे उनका एनालिसिस किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पीसीआर अगर यूज हो रही है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाली जो फोटोकॉपी मशीन अगर यूज होती है तो पीसीआर बेस्ड, अगर यहाँ पर फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है, ठीक है, नॉन पीसीआर बेस्ड, है ना, कि आपको क्या कर रहे हैं कि आपको डीएनए की फोटोकॉपी नहीं करा रहे, तो फिर भाई हमारे पास तो एक सैंपल है ना, फिर एक सैंपल यहाँ भी नुकसान हो सकता है, तो उसके लेवल पे क्या करें, तो यहाँ पर फोटोकॉपी नहीं करते, यहाँ पर क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि उसका संकरण कराया जाए, डीएनए का दूसरे में जाके संकरण करके फिर उसकी वापस अगली पीढ़ी अपने को ले जाती है ना। तो यहाँ पर नॉन पीसीआर मतलब पीसीआर यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज की जाती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि नॉन पीसीआर बेस्ड या हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड, है ना, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइमर क्या होता है सर, प्रोब क्या होता है सर, यहाँ पर तो आप बोल रहे हो पीसीआर बेस्ड में प्राइमर यूज्ड हो रहा है और यहाँ पे प्रोब यूज्ड हो रहा है। तो देखो ये टेक्निकल टर्म है ना, आप बायोटेक्नोलॉजी को आप डिटेल में पढ़ोगे, है ना, पीसीआर की मैकेनिज्म को आप डिटेल में पढ़ोगे। तो देखो जो भी सैंपल लिया जाता है ना डीएनए का, उसको जैसे फोटोकॉपी की मशीन होती है, तो फोटोकॉपी की मशीन के कागज से डायरेक्ट थोड़ी निकलता है, लो साहब लो फोटोकॉपी निकालो, नहीं, अपने को मशीन में एक जगह रखना पड़ता है ना पेपर को, और फिर उसको अपन को प्रेस करना पड़ता है, फिर बटन दबाना पड़ता है। सेम जो डीएनए का सैंपल है उसको जिसमें रखा जाता है उसको अपन प्राइमर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पीसीआर बेस्ड में ऑब्वियसली बात है प्राइमर यूज होगा ही, और यहाँ पे प्राइमर यूज होगा क्या नॉन पीसीआर में, जी नहीं साहब, प्राइमर यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर पीसीआर तो यूज नहीं है, तो प्राइमर यूज क्यों करेगा, क्योंकि पीसीआर का एक इक्विपमेंट होता है, ऐसे मान लो प्राइमर, ठीक है, प्राइमर जैसे टीवी होता है ना, तो टीवी के साथ रिमोट आता है नहीं आता, तो वैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में प्राइमर भी आता है, ठीक है। अब प्रोब क्या होता है यहाँ पे, सर यहाँ पे प्राइमर की जगह प्रोब यूज हो रहा है, तो देखो यहाँ पे पीसीआर टेक्निक तो यूज नहीं हो रही, तो यहाँ पे कौन सी टेक्निक होती है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर संकरण होता है, तो उस डीएनए के सैंपल को ढूंढने के लिए, है ना, प्रोब यूज की जाती है। प्रोब क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं, है ना, जिसे अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये अपना डीएनए है, ठीक है। तो प्रोब यहाँ पर नॉन पीसीआर में यूज होता है और प्राइमर पीसीआर बेस्ड यूज होता है, ये आप याद रख सकते हैं, है ना, सिंपल फॉर्म। अब देखो यहाँ पे क्या है कि टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई मोलिकुलर मार्कर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला है RAPD, जो मैंने आपको बताया था ना, मेन तीन में से पहला RAPD, AFLP, है ना, और इसके अलावा जैसे STR भी होते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट, है ना, मैंने उस वक्त आपको
3 बताए थे, तो 2 और नए आ गए हैं आपके सामने। तो इसकी इस फुल फॉर्म भी मैंने यहीं पे लिख दी, शॉर्ट टैंडम रिपीट। SNP मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिक, है ना। तो ये चारों के चारों कौन सी नेचर के होते हैं? PCR बेस्ड होते हैं। और नॉन PCR में तो सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है, कौन सा? RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो नॉन PCR RFLP ही ध्यान में रखना है। सर अब ये तो सर कंफ्यूज हो जाएंगे सर, अभी तो हमको पता है कि RAPD होता है, AFLP होता है और RFLP होता है, ठीक है सर। ये तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन किस में आता है कौन, तो यहाँ पे ट्रिक की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना, कि भाई PCR में और नॉन PCR में कैसे ध्यान में रखें। तो आपको देखो मैंने हमेशा बताया है कि यहाँ पे 4 याद रखने की जरूरत पड़ रही है और यहाँ पे 1 ही याद रखने की जरूरत पड़ रही है, तो कौन सा ज्यादा आसान है? 4 याद रखोगे या 1 याद रखोगे? आप ही मुझे बताओ भाई, 4 याद रखोगे या 1 याद रखोगे? एक। नॉन पीसीआर वाला सर। नॉन PCR वाला ही तो याद रखोगे, है ना। तो नॉन PCR वाला याद रख लो, है ना, बाकी तो सब कैसे हो गए? PCR हो गए। तो उनको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, उनको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो RFLP के नॉन PCR के साथ ट्रिक बना लो। फिर क्या ट्रिक बनाओगे आप बताओ फटाफट, आप दिमाग लगाओ कि सर आपको यही मैटर क्लियर करते हैं, याद थोड़ी करना है। जब एक ही याद करना है तो नॉन PCR के साथ ट्रिक बना लो, कोई भी बना लो साहब। मैं क्या बनाऊंगा, आप बनाओ, ट्रिक बनाओ जो आप कंफ्यूज भी नहीं हो। बनाओ ट्रिक, कोशिश तो करो कोई। अरे कुछ तो बोलो। सर पता ही राफेल नॉन नहीं। इंडिया का है। हो गया क्या क्या ट्रिक है ये बताओ। राफेल हाइब्रिड है। अरे सर रेस्ट्रिक्शन मतलब नॉन, नॉट क्या नॉन। आ गया? रेस्ट्रिक्शन का मतलब अपने को नहीं आना तो नॉन। हाँ देखो, रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल ठीक है, आप नॉन आप बताओगे, पर एग्जाम में ये फुल फॉर्म नहीं होगी, है ना। एग्जाम में भी जैसे मैंने एग्जाम पे बोला तो तीनों के नाम लिखिए, तो सबसे अच्छी ट्रिक आपके पास ही आ गई है ना। मेरे पास मेरे से भी अच्छी ट्रिक्स आपके PK कुमावत ने बना दी और निरंजन ने भी बना दी, है ना, कि राफेल नॉन इंडिया का है, ठीक है। नॉन इंडिया का है तो मतलब हाइब्रिड है, तो नॉन PCR भी क्लियर हो गया और हाइब्रिडाइजेशन भी क्लियर हो गया। और नॉन इंडिया का है तो मतलब मतलब प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो सकती है भाई। नॉन इंडिया का है तो प्रॉब्लम भी उसमें क्रिएट होगी, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस यूज होंगे। रेस्ट्रिक्शन भी यहाँ पे क्लियर हो गया भाई, आपको रेस्ट्रिक्शन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आने में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन भी लगेंगे, है ना। तो राफेल क्लियर हो गया, नॉन इंडिया क्लियर हो गया, हाइब्रिड भी क्लियर हो गया और प्रॉब्लम क्रिएट हो गए और रेस्ट्रिक्शन क्रिएट हो गए। तो ये सारी चीजें अपने को एक ही ट्रिक में क्लियर हो गई। बताइए ये अब याद रखने की जरूरत पड़ेगी कि इसको बार बार? यही क्लियर हो गया आपके सामने भाई, कुछ तो बोलिए, नहीं बोलना कोई ये सर, साहब, ऐसी नाराजगी ये क्या है? सर, ये सर। नहीं मत बोलो साहब, नाराजगी मत रखो, पर है ना कोई दिक्कत नहीं है, दिल में नाराजगी नहीं रखनी चाहिए, जो है बोल देना चाहिए, है ना। यही थोड़ी नाराजगी थोड़ी रखते रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। जो अपना क्वेश्चन था ये अब पढ़िए आप क्वेश्चन, अब आप पढ़िए 3PG 2020 का क्वेश्चन पढ़िए। 3PG 2020 का क्वेश्चन आप पढ़िए। ये रहा PPG 2020 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर मार्कर इज नॉन PCR बेस्ड 2020? अब आप मेरे को तो सर हम याद रख लेंगे रेस्ट्रिक्शन से। सपोज करो आप इस टॉपिक को पढ़ना भूल जाते हो, है ना, एग्जाम के टाइम में ऐसा प्रेशर होता है कि आप ये टॉपिक पढ़ना भूल गए, है ना। तो उस वक्त आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे? अरे यार ये तो मैंने कवर कर रखा था,
एक थोड़ा सा लास्ट में ही देखना था, क्लियर हो जाता। बट अगर आपने ट्रिक बना ली तो ट्रिक जीवन भर आपको याद रहती है, ये मैं गारंटी देता हूं। आप फटाफट से यहाँ पे क्लियर कर दोगे कि राफेल नॉन इंडियन है। राफेल नॉन इंडियन मतलब हाइब्रिड है। हाइब्रिड है तो मतलब रेस्ट्रिक्शन, नॉन इंडियन का मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन क्लियर होंगे, और जब भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं तो हमें को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो चारों के चारे पॉइंट बन गए नहीं बन गए साहब, बताइए मुझे। भाई एग्जाम में आपको याद, यस सर। बाकी तीनों को तो याद रखना ही नहीं है। यहाँ पे राफेल से ही आपका क्लियर हो गया, तो RFLP यहाँ पे क्लियर हो गया है कि नॉन PCR बेस्ड क्लियर। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। मैं जो पहले नहीं आ रहे थे जिसको आंसर, वही क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ मुझे बताइए। यस सर। हुआ नहीं हुआ? हाँ क्लियर सर, हुआ हुआ। ना, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो कोई, वेरी गुड, आप तो बहुत समझदार लोग हैं, इतनी जल्दी समझ में आ जाता है आपको, हमको समझने में तो पूरा टाइम लगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, आप क्वेश्चन पढ़िए आराम से, चैन से। मोलिकुलर मार्कर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब DNA मार्कर की बात कर रहे हैं, है ना, विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेथड। ऑप्शन है आपके सामने, RAPD, RFL, SNP, SSR। ऑप्शन चेंज कर दिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज कर दी। अब आंसर बताइए आप, क्या आंसर इसका होना चाहिए। ये सभी को आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? अरे सर आज तो मजे हो गए। अब देखो ये कौन है, देवेश गौर साहब। देवेश गौर साहब आपने फर्स्ट आंसर क्यों दिया? देवेश गौर साहब फर्स्ट तो RAPD है। आप थोड़े एक दो बार ट्रिक को देख तो लो, है ना, कोई बात नहीं, हो सकता है आपको टाइपिंग में जल्दीबाजी में गलत हो गया हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर बोल रहा है विच नोट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। डिटेक्टेड का मतलब होता है यूज नहीं करना, भाई डिटेक्टेड का मतलब होता है यूज नहीं ले रहे हैं हम, है ना, इसका यूज नहीं ले रहे हैं। किसका यूज नहीं ले रहे हैं साहब? PCR का यूज नहीं ले रहे हैं। तो सिंपल है, मत लो यूज, मतलब नॉन PCR मतलब नॉन इंडियन, नॉन इंडियन मतलब राफेल, राफेल मतलब हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब प्रॉब्लम, रेस्ट्रिक्शन, तो सारा किससे रिलेटेड है? RFLP से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया एक, कि कौन सा PCR बेस्ड है, कौन नॉन PCR बेस्ड है। भाई ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक ही ध्यान में रखना है आपको, राफेल, उसके अलावा सारे PCR बेस्ड। कुछ तो बोलिए, है ना। और ये PPG, ये नोट्स पहले के हैं, आपको पता है, तो इसका मतलब पिछली बार के जो स्टूडेंट्स ने दिए होंगे तो उनको ऐसा कहीं जगह नहीं मिला होगा, ये वाला यहाँ से क्लियर हो गया उनका, है ना। ठीक है, तो ये अपना पहला कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखो अपन बात करते हैं PCR बेस्ड और नॉन PCR बेस्ड हो गया। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई दूसरा क्लासिफिकेशन की कोडोमिनेंट क्या होता है और डोमिनेंट मार्कर का क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रखा है कि ये रहा आपके सामने चार्ट कि कोडोमिनेंट और कोडोमिनेंट क्या अंतर होता है। ठीक है, देखो मार्कर जो DNA मार्कर है उसका दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब आप समझते ही कि DNA मार्कर की एक विशेषता होती है कि इनहेरिटेंस इसमें नेचर पाई जाती है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसके कैरेक्टर्स जाएंगे ही जाएंगे, ये इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, इसके बेस पर DNA मार्कर को या मोलिकुलर मार्कर को या जेनेटिकल मार्कर को दो में डिवाइड किया गया है। एक किया गया डोमिनेंट, एक किया गया कोडोमिनेंट मार्कर। डोमिनेंट मार्कर क्या होते हैं कि ऐसे मार्कर जो नेक्स्ट पीढ़ी में जब जाते हैं, है ना, तो डोमिनेंट की जैसे व्यवहार शो करते हैं, मतलब या तो प्लस या नेगेटिव, मतलब या तो पूरी तरह प्रेजेंट रहेंगे या पूरी तरह एब्सेंट रहेंगे। मतलब उनका जो अपन बोलते हैं ना इफेक्ट या इम्पैक्ट या रिजल्ट पूरी तरह दिखेगा या पूरी तरह नहीं दिखेगा साहब, तो वो मार्कर क्या कहलाते हैं? डोमिनेंट मार्कर कहलाते हैं। ठीक है, कोडोमिनेंट मार्कर क्या होते हैं कि भाई नेक्स्ट पीढ़ी में जा रहे हैं बट मिक्स रिजल्ट मिलता है। मिक्स का मतलब कभी तो वो प्रेजेंट की तरह दिखते हैं, कभी वो एब्सेंट की तरह दिखते हैं, मतलब कभी तो रिजल्ट शो करते हैं, कभी रिजल्ट शो नहीं करते हैं। तो इस तरीके को अपन हेटेरोजाइगस की कैटेगरीज में कहते हैं, है ना, कि आपको पता ही है डोमिनेंट का मतलब तो या तो पूरी की पूरी तरह
डोमिनेंट दोनों तरीके से हो सकता है ना, मतलब पूरी की तरह पॉजिटिव, पूरी तरह नेगेटिव। कोडोमिनेंट का मतलब कि भाई हेटेरोजाइगस नेचर पाया जाता है, मतलब कभी कभी रिजल्ट शो कर देता है, कभी कभी रिजल्ट शो नहीं करते। ठीक है, तो डोमिनेंट मार्कर में यहाँ पे 3 एग्जाम्पल, ये चलो ISSR तो अलग है, अपने 3 में से 2 ये यहाँ पे आते हैं, RAPD और AFLP। ठीक है, राफेल वापिस कोडोमिनेंट नेचर का होता है। तो देखो एक और यहाँ पे क्लियर हो गया, 3 ही ध्यान में रखने हैं अपने को। तो यहाँ पर एक और क्लियर हो गया कि राफेल जो नॉन इंडियन है ना, एक तो हाइब्रिडाइजेशन वाला है, मतलब हाइब्रिड टेक्निक हो जाता है, और दूसरा ये हेटेरोजाइगस नेचर भी रखता है। हेटेरोजाइगस नेचर का मतलब कि ये कोडोमिनेंट मतलब कि इंडिया का भी है और बाहर का भी है, मतलब इंडिया में यूज हो रहा है पर है बाहर का, तो मतलब कोडोमिनेंट दोनों में कैरेक्टर शो होता है। मतलब याद करने की आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर भूल भी जाओ आप तो कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट ही क्लियर हुआ कि जो 3 इंपॉर्टेंट मार्कर है अपने पास है ना, RAPD, AFLP और RFLP, उन 3 के अंदर में से है ना, RFLP मतलब राफेल ऐसा है कि जो नॉन PCR बेस्ड है और कोडोमिनेंट बेस्ड है। ठीक है, कोडोमिनेंट मतलब हेटेरोजाइगस का नेचर शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो डोमिनेंट में आ गए है ना, एक ISSR भी होता है जो भी डोमिनेंट में है, इसके अलावा SSR, STR जो मैंने आपको बताए थे है ना, ये 2 PCR बेस्ड होते है ना, पर है कैसे, ये भी कोडोमिनेंट है, बट अपने को RFLP से मतलब है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं अपन कि क्वेश्चन अपने सोल्व होता है या नहीं होता। तो तीसरा क्वेश्चन है, सर ये SSR वाला बताना पड़ेगा। बोलिए। SSR वाला क्या है सर, इसकी फुल फॉर्म बताना सर। SSR वाला क्या बताओ SSR वाला की सर फुल फॉर्म बताना सर। ISSR की अगर मैंने लिखी होगी उसके अंदर, तो रुको, सर डबल एस के लिए बोल रहे हैं, SS के लिए एक सेकंड, SSR। रुको, SSR, ओके ठीक है, ये अलग अलग मार्कर है। ठीक है, मेरी बात सुनो। हाँ सर, SSR। इसमें क्या है SSR, देखो RAPD, AFLP, STR शॉर्ट टैंडम रिपीट सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SSR भी कुछ ना कुछ तो होगा ही है ना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा है ना, या भी गूगल करके अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ तो मार्कर होता ही है। ठीक है, SSR। ठीक है, तो ये आपको ये भी क्लियर हो गया यहाँ पे कि कौन कौन से कोडोमिनेंट है, कौन कौन से डोमिनेंट है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक चार्ट में ही पूरा का पूरा क्लियर आपको ये कर दिया है ना, इसके अंदर। ठीक है, तो देखो मोर्फोलॉजिकल मार्कर, प्रोटीन या बायोकेमिकल मार्कर और DNA मार्कर। ठीक है, DNA मार्कर के अंदर भी RAPD और AFLP एक ही है, यहाँ पे स्लैश करके AFLP कर देना। ठीक है, दोनों एक ही है, मतलब दोनों एक जैसी प्रॉपर्टीज होती है, और एक अपना राफेल हो गया। ठीक है, तो मोर्फोलॉजिकल मार्कर, प्रोटीन या बायोकेमिकल मार्कर, और ये दोनों DNA मार्कर। DNA मार्कर में भी RAPD एंड AFLP और एक RFLP। ठीक है, तो इनका इनहेरिटेंट कैसा होता है, मोर्फोलॉजिकल मार्कर का भी डोमिनेंट होता है साहब। ठीक है, प्रोटीन का कोडोमिनेंट होता है, RAPD का आपने पता ही है डोमिनेंट होता है ना, और AFL का भी डोमिनेंट होता है, बट RFLP का कोडोमिनेंट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना कि इसमें भी कैसे कैसे होते हैं है ना। अब इनका जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिंपल होते हैं, विजिबल होते हैं और इजीली आइडेंटिफाई होते हैं है ना, इसको इजी टू डिटेक्ट कर सकते हैं। क्विक ऐसे होते हैं, इजीली आप कर सकते हैं है ना, इसको भी क्विक ऐसे कर सकते हैं, बट रिक्वायर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, इसको एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये मैंने एक ही चार्ट के अंदर जो आपके मार्कर था है ना, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर का क्या नेचर है ना, बायोकेमिकल जिसको प्रोटीन मार्कर भी कहते हैं उसका, ये क्या है सर, पॉजिटिव फीचर है क्या सर? हाँ बोलिए। पॉजिटिव फीचर है क्या सर ये सेकंड नंबर पे? पॉजिटिव फीचर, हाँ मतलब इसके क्या इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। पॉजिटिव मतलब कि क्या इसमें से अपन पॉजिटिव ले सकते हैं, सिंपल है, पॉजिटिव होता है, विजिबल है ना, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजी टू डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब इनकी पॉजिटिव बातें ही लिखी हुई है, कहने का मतलब ये है ना, नेगेटिविटी सब में होती है ना। तो क्योंकि ऐसे आसानी से इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको भी क्यों कैसे कर सकते हैं, बट इसके लिए क्या होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये भी आपका इजीली डिफ्रेंशिएट हो गया कि कौन सा कोडोमिनेंट है और कौन सा डोमिनेंट मार्कर है।
ठीक है, ये भी हो गया साहब। उसके सर मैंने, हेलो बोलो। सर एक बार वो बैक स्लाइड करना सर। बैक स्लाइड करें? सर वो उनका वो थे ना सर, कैरेक्टर्स थे ना, वो दिखाना एक बार एक सर। सेकंड। करेक्टर्स कहाँ है सर? ये रे करेक्टर्स। लो सर, देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं मेरे को। भाई यहाँ पर आप आ रहे, सर वो क्या राइट डाउन करना था सर, प्रॉब्लम नहीं। क्या क्या करना था? सर राइट डाउन करना था सर, वो प्रॉब्लम नहीं थी सर, लिखना था सर इनको। तो आराम से लिख लेना ना, आपके साथ के साथ लिख रहे हो क्या? हाँ सर। है ना, हाँ सर, आराम लिख से लिया लिख अभी। लेना। SSR की फुल फॉर्म भी आ गई है, सरिता कुमावत ने भेज दी है ना। सिंपल सीक्वेंस रिपीट, है ना, सिंपल सीक्वेंस रिपीट होता है ना, सिंपल सीक्वेंस रिपीट। तो ये भी अपना हो गया है। उसके बाद एक मैंने इन दोनों का भी डिफरेंस कर रखा है, देखो कि RAPD और RFLP में दोनों में क्या डिफरेंस है ना। देखो इसकी डिस्कवरी की थी विलियम ने की थी, इसकी डिस्कवरी बोलिस्टिन ने की थी, ठीक है। इसका प्रिंसिपल रैंडम प्राइमर, क्योंकि PCR बेस्ड है तो प्राइमर यूज होता है, ठीक है। ये नॉन PCR बेस्ड है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज होता है, जिसको प्रोब अपन कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता है टाइप ऑफ मार्कर डोमिनेंट मार्कर है, ये कोडोमिनेंट मार्कर है। ये बेस्ड किस पे होता है? PCR बेस्ड पे होता है ना। ये नॉन PCR मतलब हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स पे बेस्ड होता है। प्राइमरी यूज होता है क्या? बिल्कुल सर, प्राइमरी यूज होता है और इसमें प्रोब यूज होता है, ठीक है। इन्वॉल्व इसका मेन किस में यूज होता है भाई? इसका एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि छोटा सा DNA का सीक्वेंस है ना, उसको अपन बड़ा कर सकते हैं, है ना, मतलब फोटोकॉपी कर करके उसका बड़ा कर सकते हैं और बाद में डिटेक्शन में यूज होता ही है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? हाइब्रिडाइजेशन है तो मतलब कटिंग में यूज होता है एक तो, है ना, भाई उसको और छोटा कर करके और लास्ट में डिटेक्शन में भी यूज कर, डिटेक्शन में तो यूज करते ही हैं सब, ठीक है। तो ये दोनों का एक साथ मैंने आपको बता दिया कि कौन RAPD में और RFLP में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। ये भी सिंपल है फॉर्म में, है ना, ये भी आपका हो गया। एक बार कई बार ये होता है ना, कि अपन ने DNA को पहचानने के लिए तो अपन ने कर लिया, है ना, कई बार ब्लॉटिंग टेक्निक्स भी पूछी जाती है। ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होती है मैंने एक बार में ही लिख दिया, है ना, सारा सब कुछ चीज़ लिख दिया है कि आपसे पूछते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। 3 प्रकार की ब्लॉटिंग होती है। ब्लॉटिंग का मतलब होता है डिटेक्ट करने के लिए कि भाई RNA का डिटेक्ट करे, DNA है इसकी पहचान करे या प्रोटीन है उसकी पहचान करे। भाई कोई भी अपने को सैंपल मिला, है ना, भाई टेस्ट तो सब कुछ बाद में करेंगे, भाई DNA मार्कर का यूज करना है या नहीं करना ये सब तो बात की बात है। पहले जो सैंपल आपको मिला है उसमें पहले ये तो पता करें कि उसमें DNA है या RNA है या वो सिर्फ प्रोटीन है ना, ये सिर्फ प्रोटीन है ना। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे सैंपल्स यूज किए जाते हैं, है ना, तो सैंपल यूज किए जाते हैं तो सैंपल में सबसे पहले डिटेक्ट करना पड़ता है कि वो RNA है, DNA है या प्रोटीन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग, है ना, मैंने दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया है। नदर्न ब्लॉटिंग सदर्न ब्लॉटिंग को 1 में रखा है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग को 2 में रखा है, ठीक है। नदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए यूज की जाती है? डिटेक्ट यूज्ड फॉर RNA के लिए, मतलब RNA की पहचान के लिए, है ना, नदर्न ब्लॉटिंग यूज की जाती है। DNA की पहचान के लिए सदर्न ब्लॉटिंग यूज की जाती है। और फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग सब किसकी पहचानने के लिए की जाती है? प्रोटीन की पहचानने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज की जाती है, ठीक है। डिस्कवरी की बात करें तो नदर्न ब्लॉटिंग की डिस्कवरी एल्विन ने की, सदर्न ने की थी, सदर्न ने ही की थी, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग की डिस्कवरी टॉबिन ने की थी। किसने की थी? टॉबिन ने की थी। इसमें जो अगर मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है, उसमें एग्रोस जेल यूज किया जाता है। मतलब इन दोनों टेक्निक्स में कभी पूछ ले कि एग्रोस जेल किस में यूज किया जाता है, और इसमें पॉली एक्राइल एमाइड जेल यूज किया जाता है, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग के अंदर पॉली एक्राइल जेल यूज किया जाता है, ठीक है। और ट्रांसफर फॉर मेम्ब्रेन, मतलब मेंबर से कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं क्या? हाँ, तो ये पैसिव ट्रांसफर होता है, एक्टिव ट्रांसफर। पैसिव ट्रांसफर का मतलब विदाउट एनर्जी खर्च किए, मतलब ATP का बिना खर्चा किए इसको सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है।
इनमें एटीपी का यूज होता है, मतलब यहाँ पे एटीपी खर्च करने पड़ेंगे अपने को ट्रांसफर करने के लिए, इसलिए यहाँ पे एक्टिव ट्रांसफर होता है। आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाता है तो, कि आरएनए के लिए बताओ कौन सी ब्लोटिंग यूज की जाती है, डीएनए के लिए कौन सी ब्लोटिंग यूज की जाती है, और प्रोटीन के लिए कौन सी प्रोटीन यूज की जाती है। बाकी ये कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो आपके इन सबको स्किप भी कर सकते हो, है ना, कोई इसको याद करने की जरूरत नहीं है, फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है ना। इसके लिए भी मैंने ट्रिक लिख दी है, आप एक ट्रिक देख लो, और इससे भी अच्छी आपको ट्रिक बनानी हो तो आप ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। NRS DVVP, ठीक है, NRS DVVP, ठीक है, NRS DVVP, मतलब एन से मतलब नदन ब्लोटिंग आरएनए के लिए, एस मतलब सदर्न ब्लोटिंग डीएनए के लिए, ठीक है, वी से वेस्टर्न ब्लोटिंग मतलब प्रोटीन के लिए। आप भी और भी कुछ ट्रिक बनाना चाहें तो बना सकते हो, इसको ट्रिक से याद कर लो, है ना, तो आपको और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना मार्कर का एक क्वेश्चन आप मान के चलो कंफर्म हो चुका है ना। क्या पूछेगा, ये तो ये पूछ सकता है कि भाई डोमिनेंट मार्कर कौन सा है और कोडोमिनेंट मार्कर कौन सकता है। एक ये पूछ सकता है पीसीआर बेस्ड मार्कर कौन सा है और नॉन पीसीआर बेस्ड कौन सकता है। तो आपको ट्रिक पता ही पड़ गई सारी चीज कि साहब राफेल नॉन इंडियन है, नॉन इंडियन मतलब नॉन पीसीआर है। अब जब भी नॉन होते हैं मतलब बाहर के होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन यूज होती है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि उसके अंदर प्रोब यूज होता है, ठीक है। और प्रॉब्लम हो तो रेस्ट्रिक्शंस भी रहती है, तो रेस्ट्रिक्शन भी इससे रिलेटेड है। दूसरा, जब दो देशों के बीच की बात हो रही है तो कोडोमिनेंट भी उसके अंदर आ जाता है, और जब कोडोमिनेंट आ जाता है तो हेट्रोजाइगस नेचर भी इसमें आती है। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड हो गई, राफेल RFLP से रिलेटेड हो गई। बाकी सारी चीजें अपने को याद ही नहीं रखनी है, सिर्फ RFLP याद रखना है, बाकी सारी चीजें इसके अपोजिट होती है। बताइए ये वाली क्लास आपको समझ में आई या नहीं आई? आई सर। क्लियर हो अरे गया? सर सिंपल सा चिलैक्स टॉपिक सर, था, यस सर। आधे घंटे का टॉपिक था, और मुश्किल से आपको 10 मिनट इसको रिवाइज एग्जाम में जब भी जाओ तो 10 मिनट से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपको एक बार मैंने समझा दिया है सिंपल, और सिंपल से सिंपल आपको क्लियर करना है, ठीक है। आप बताओ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर ले, आप बोलो तो मुझे। सर ये 2 डाउट है। हाँ डाउट तो बोलिए, डाउट तो हमेशा होंगे लाइफ में। सर बिना स्कोरेबल मार्कर और सेलेक्टेबल मार्कर में डाउट डिफरेंस बताना। बिल्कुल ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसके लिए आप रुकिए, है ना। अभी मैंने सिंपल लेवल कहा, जब मिसलेनियस टॉपिक्स में आपको बताऊंगा, है ना, एक क्लास के अंदर, है ना, उसमें मैं कवर करूँगा, क्योंकि उसके अंदर मेरे को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करवानी है ना, इनफ्लोरेसेंस भी, वो फ्लोरेसेंस टैक्टिक्स भी करवानी है ना। डीएनए का कैसा नेचर होता है, कैथोड होता है या एनोड होता है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि जब एओ का मैंने इंटरव्यू दिया था, है ना, तो उसमें मेरे से यही पूछा गया था कि कैथोड मतलब डीएनए का नेचर कैसा होता है, वो कैसे, है ना, मूवमेंट करता है ना। तो ये सारी चीजें इसमें जो कल का लेक्चर होगा, है ना, उसके अंदर मैं सारा सब कुछ कंप्लीट करूँगा। अभी बेसिक और कवर किया है, ठीक है। मुझे पता है 2017 या 18 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो स्क्रोचेबल कौन कौन सा होता है ना, ऐसे सारा है, ये क्या है, वो मैं आपको क्लियर कर दूँगा, है ना। आज जो पढ़ाया उसको सिंपल कंसेप्ट के बेस में, कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ आपको इश्यूज है तो आप मेरे को अभी पूछ सकते, तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जब आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे को जहाँ तक लगता है तो 70% या 50% आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ ज़्यादा इसमें कठिन चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं है जो आपके ऊपर से जाए, है ना। सिंपल से सिंपल मैंने स्टार्ट किया है, सिंपल से सिंपल कंप्लीट कर दिया। बताइए कोई दिक्कत? कुछ तो बोलिए साहब, कुछ तो लोग कहे। नो सर। लोगों का काम है कहना, अपना काम है काम करना, ठीक है, अपना काम है काम करना। कुछ तो लोग कहेंगे। आ गया सर। आगे ना देखो, मैं भी कह रहा हूँ, एक भी मुझे जीवन के अंदर ऐसा काम बता देना जिसमें आपके सामने हजारों परेशानी नहीं हो। हजारों परेशानी है, उस परेशानी को पार करके ही वो काम होता है, कोई सा भी काम नहीं, यस चाहे सर। पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो। अगर आप पढ़ते हो और आपको डाउट नहीं आते हैं, इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे, क्योंकि डाउट तो आने ही चाहिए, और डाउट आएंगे तो ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी डाउट्स आपके पहले से हो उसको यहीं क्लियर करते जाओ, है ना। आप प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट्स हो उसको आप पूछो, है ना। डाउट्स पूछने से क्या आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, है ना। वो परमानेंट क्लियर का मतलब तो क्लियर तो है,
पर अपने ब्रेन के अंदर परमानेंट हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ है सर। एक बार दोबारा क्या बताऊं सर, दोबारा बताओ मुझे, दोबारा बताओ पीसीआर वालों को। पीसीआर वालों को कुछ भी नहीं है। पीसीआर बेस्ड, नॉन पीसीआर बेस्ड में आपकी स्क्रीन पर भी दिखा हुआ है भाई, डीएनए की फोटोकॉपी की मशीन, उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, है ना। अब कुछ डीएनए के मार्कर ऐसे होते हैं जो पीसीआर बेस्ड पे काम करते हैं भैया, उनको फोटोकॉपी, उनका मल्टीप्लिकेशन पहले करना आवश्यक होता है, तो पीसीआर बेस्ड हो गए। कुछ मार्कर ऐसे होते हैं जिनको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की आवश्यकता नहीं होती है ना। वो डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन करके, मतलब उसका प्रोब यूज करके उसको दूसरी पीढ़ी में ले लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट उसमें जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो नॉन पीसीआर बेस्ड हो गए। उसमें एक ही एग्जाम्पल याद रखना है अपने को, आरएफएलपी याद रखना है, ठीक है। ये बेसिक सिंपल्स है ना। एक क्वेश्चन हो रहा था बीच में कि माइक्रो सैटेलाइट मार्कर आरएपीडी, एफएलपी, एसएसआर, एसटीआर कौन सा है ना। तो इसके माइक्रो सैटेलाइट के भी अलग से एक एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूंगा कल, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कौन कौन से माइक्रो सैटेलाइट। बस आपको एक अभी तक मैंने सिंपल यही बताया है कि माइक्रो सैटेलाइट मतलब 2 से 5 जिसके अंदर VNTR सेगमेंट्स होते हैं, है ना, वो माइक्रो सैटेलाइट्स, है ना। और जिसमें 5 से ज़्यादा होते हैं वो मिनी सैटेलाइट, ठीक है। मैंने अभी यही बताया है, ठीक है। कोई नहीं, और भी क्वेश्चन आप बता दे सकते हैं तो मैं सारे उसको कोशिश करूँगा, कोई बात नहीं। मेरे को नहीं आते तो कोई दिक्कत थोड़ी है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं आती है, नहीं आते तो, है ना? ठीक है। तो आप बताओ, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर ले अपन थोड़ी बहुत जो पढ़ा है आज। यस सर। कुछ नहीं है सर, हम तो कुछ भी बोलेंगे नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं आप सुनते हो नहीं सुनते, मेरे को तो पता नहीं क्या लगता है आप क्या। नहीं जबरदस्ती तो, अरे सर समझ में आ गई स्टार्ट सर। करो सर, जबरदस्ती तो नहीं आती, स्टार्ट कर दो। क्योंकि जबरदस्ती Yes, हमको, sir. आप आते तो प्यार से ही हो, है ना। प्यार है तभी आते हो। प्यार मतलब एक स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट, और एज ए, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो एज ए टीचर ही हो गया। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग, बिल्कुल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ कमलेश, हाँ कमलेश, 10 मिनट रुक जाओ, मैं फ़ोन कर लूँगा ना आपको, ठीक। एक सेकेंड आप रुकिए, पहला क्वेश्चन मैं तैयार करूँ। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। हाँ जी सर, आ रही है। सर Yes, व्हाट sir. इज एनीलिंग? देखो Annealing. बिल्कुल अच्छा शब्द पुनः है, एनीलिंग और स्पूलिंग, है ना। ये दोनों अच्छे शब्द है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो मैंने आपको बोल रहा था ना, मैं इसको डायग्रामेटिक आपको समझाऊंगा, है ना, जैसे पीपीटी के अंदर, क्योंकि अभी तक तो मैंने इसमें समझाया है ना, क्योंकि मैंने ये कल कह दिया था। ये एनीलिंग आपकी जो 12th की एनसीआर की बुक, एनसीआर नहीं है, क्या बोलते हैं अपन 12th में, कौन सी बुक? NCERT. एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की बुक में एनीलिंग लिख रखा है। तो एनीलिंग पीसीआर का एक प्रिंसिपल्स होता है ना। प्रिंसिपल मैंने बताया था ना कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस में 3 प्रिंसिपल्स पे काम करता है, तो उसमें से एक एनीलिंग भी होता है। तो अगर आप इससे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कोई नहीं, कल की क्लास के अंदर इसके 3 प्रिंसिपल्स में क्लियर कर दूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, जो अपन क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको बताई ही है, तो मैं अब इसको चेंज करते रहता हूँ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन से मेरा, इसमें से आप मुझे बताइए कि इनमें से किसके अंदर प्रोब यूज्ड किया जाता है। आवाज गई मेरी? सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अभी भी हो रही है क्या? अरे ट्रैफिक लगा, ट्रैफिक बीच हाँ में। सर, कभी हो रही है, अब आ गई। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि किस मार्कर या कौन सा डीएनए मॉलिक्यूलर मार्कर के अंदर प्रोब यूज किया जाता है। फटाफट से आंसर मुझे बताइए। RFLP. RFLP। आरएफएलपी, ठीक है। देखो कितना है, कौन सा आपका है जिसके अंदर प्राइमर यूज किया जाता है, मतलब कौन सा डीएनए मॉलिक्यूल RAPD। इसका प्राइमर यूज किया जाता है। RAPD। क्यों आरएपीडी, क्यों? सर RAPD और SNP में दोनों में किया था सर। हाँ यही ना, एक आंसर थोड़ी हो सकता है। देखो आप इसकी क्वेश्चन देखो,
RAPD भी था और SNP भी, SNP PCR भी था, है ना, PCR बेस्ड थे, है ना, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद ये मैं आपसे पूछूं, ठीक है, और इसको मैं SNP को एक बार हटा देता हूँ, तीनों ऑप्शन ही रहने देता हूँ, AFLP चौथा मैं ले देता हूँ आपके सामने, प्रोटीन मार्कर चौथा मैं आपके सामने ले देता हूँ, ठीक है। और मैं आपके यहाँ पे ले लेता हूँ मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, ठीक है, ये मैंने आपको ले लिया। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन की दड़िया लगा रहा हूँ, है ना, आप फटाफट से सोचना, अगर आपको आ गया आंसर तो आप यस बोल सकते हैं, अगर आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप सोच लीजिएगा और आप आराम से आंसर दे दीजिएगा, ठीक है, आप आंसर आराम से दे दीजिएगा। पहला सवाल है कि विच मार्कर इज विजिबल, सोचिए आराम से और आंसर दीजिए। विच मार्कर इज विजिबल, भाई देखो देखो, सर प्रोटीन मार्कर और मॉर्फोलॉजिकल मार्कर दोनों आएंगे सर इसमें। आपको बोलना नहीं होता है आंसर, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सोचने का समय सबको मिले, कोई बात नहीं। अब आप आंसर लिख सकते हैं सर, जिसका आंसर आता है आंसर लिख दीजिए। देखो कईयों का मॉर्फोलॉजिकल आंसर आ रहा है, ठीक है, किसी का सिर्फ मतलब मॉर्फोलॉजिकल ही आ रहा है ना, मोस्टली का। तो देखो यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने समझा दिया था कि विजिबल मार्कर मॉर्फोलॉजिकल मार्कर भी होते हैं और बायोकेमिकल मार्कर भी होते हैं, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, विजिबल मार्कर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रोटीन मार्कर की नया शब्द नहीं है क्या, नहीं, बायोकेमिकल मार्कर को ही क्या कहते हैं अपन, प्रोटीन मार्कर कहते हैं, है ना। तो प्रोटीन मार्कर विजिबल कौन कौन से हो गए आंसर आपके, तो प्रोटीन मार्कर भी विजिबल होता है और मॉर्फोलॉजिकल मार्कर भी विजिबल होता है। भाई मॉर्फोलॉजिकल नाम से आप दिख रहा है कि मॉर्फोलॉजिकल दिखाई दी, पर प्रोटीन की कमी से कुछ आपकी डिजीज हो जाए, कुछ सिम्टम्स हो जाए, तो सिम्टम्स भी तो दिखते हैं ना। भाई गंजापन आ जाए तो गंजापन क्या दिखता नहीं है क्या, है ना, कोई एंजाइम की कमी से ही होता है ना। कोई डायबिटिक पेशेंट हो जाए तो डायबिटिक पेशेंट में जो घबराहट होती है, जो उसमें जो वीकनेस आती है वो आपको शो नहीं होती, आप महसूस कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। देखने का मतलब ये नहीं होता कि आपको आंखों से दिखे, देखने का मतलब होता है कि आप ऑब्जर्व कर सको, ठीक है। इसलिए इसका आंसर दोनों ही है, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर भी एंड बायोलॉजिकल मार्कर भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये था। दूसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो मुझे बताइए कि इनमें से विच मार्कर इज, चलो इतना कठिन नहीं पूछते, पहले सिंपल पूछते हैं, कोडोमिनेंट नेचर। अब बताओ आप, अब बताइए सर, विच मार्कर फेल नेचर, बोलना नहीं है, सिर्फ आप सोचो और फिर क्या है, आप आंसर आ जाता है तो मैं जब बोलूँ कि भाई आप सोचने का समय सब हो गया है तो आप आंसर लिख सकते हैं। अब आप आंसर लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए इसका। देखो सभी ने RFLP लिखा है, RFLP लिखा है, सभी ने RFLP लिखा है भाई, यहाँ पे कोडोमिनेंट प्रोटीन मार्कर भी होगा और आपको RFLP भी होगा। देखो देखते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये पूरा देखो, ये रहा पूरा का पूरा डिफरेंशिएट किया था। देखो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर डोमिनेंट नेचर के होते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन या बायोकेमिकल मार्कर कोडोमिनेंट नेचर के होते हैं और RFLP कोडोमिनेंट नेचर के होते हैं। इसका मतलब कि प्रोटीन या बायोकेमिकल कोडोमिनेंट, RFLP भी कोडोमिनेंट होते हैं। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है जिन्होंने भी दिया है ना, कि यहाँ पे प्रोटीन वाला भी आएगा और RFLP भी आएगा, दोनों ही कैसे नेचर के होते हैं, कोडोमिनेंट नेचर के होते हैं। तो इसका आंसर सही क्या चल जाएगा अपना,
इसका आंसर चल जाएगा सेकंड एंड फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके सामने होगा। गलतियां मत करो, आराम से, कोई बात नहीं है, आपको भी याद नहीं है इसलिए मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट में आपको सामने क्वेश्चन में कर सकता हूँ कि विच मार्कर इज, है ना, मोलिकुलर मार्कर। विच मार्कर इज मोलिकुलर मार्कर, आंसर मुझे नहीं पता। अगर आपको आंसर आते हैं तो बताइए मुझे, सब सोचिए, सब बताइए, आराम से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मोलिकुलर की स्पेलिंग मैं सही कर लेता हूँ आपके सामने। लो साहब, मोलिकुलर की स्पेलिंग भी सही हो गई। ठीक है, बाकी आंसर क्यों नहीं देते हैं कौन आजकल, क्या मतलब सब एनर्जी लेवल का मेरी बढ़ाऊँ क्या, स्लो स्लो बोलते हैं सर। कौन कौन देखो, मैं देखता हूँ, सभी हैं डेली आने वाले तो, है ना। आप ही लोग कंटिन्यू मेरे साथ बने हुए हैं। भगवान से यही दुआ है कि आप सबका सिलेक्शन हो और सब अच्छी अच्छी जगह जाए। आंसर बता दीजिए। यस, ऑल 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 आंसर थोड़ी होगा। देखो गरिमा ने ऑल आंसर दिया है, ऑल आंसर थोड़ी होगा भाई। स्टार्टिंग के 3 है, 1 2 एंड 3, 1 2 फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट थर्ड ही है मोलिकुलर मार्कर, बाकी तो अलग मार्कर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट 2 एंड 3। ठीक है, गले में फ्लो में हो गया होगा, इस वजह से गलती हो गई उनके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ विच मार्कर इज बायोकेमिकल मार्कर, क्या आंसर जाएगा आपका, बताओ, आंसर बता दो, ये तो सिंपल है। प्रोटीन मार्कर। तो इसका आंसर आपका है प्रोटीन मार्कर। सिंपल आ गया कि विच मार्कर इज बायोकेमिकल मार्कर इज प्रोटीन मार्कर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप तैयार है ना, आराम से सोचना। ठीक है, मैं आपसे सामने ये क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ कि विच मार्कर इज एसोसिएटेड which marker is associated with isoenzyme। सोचो और आराम से यस नो में आंसर दीजिए, आंसर मत देना। विच मार्कर इज एसोसिएटेड विथ आइसोएंजाइम। अगर आपको आंसर आ गया है तो गुड, सबको सोच लो, और जिसको नहीं आया वो नो भी लिख सकते हैं कि सर ये क्या सर, इतना कठिन क्वेश्चन, कहाँ कहाँ, सोचो सोचो ना, ऐसे सोच सकते हैं आप। सोचने की स्टाइल सबकी अलग अलग होती है सब। भाई क्वेश्चन आंसर्स में मजे आ रहे नहीं आ रहे, या फिर अपन क्लास को चलो चलने के बाद चलने आंसर बताइए। प्रोटीन मार्कर। हाँ, प्रोटीन मार्कर, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था एंजाइम से रिलेटेड जो भी मार्कर्स होते हैं वो सारे के सारे बायोकेमिकल नेचर में आते हैं, और इसका आंसर क्या है, प्रोटीन मार्कर है। क्या है, प्रोटीन मार्कर। आपसे इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, उसके लिए भी तैयार रहना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि विच मार्कर इज एसोसिएटेड विद हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। भाई उसने पीसीआर बेस तो पूछ चुका है, अब तक टेक्निक ही नहीं पूछा है, तो इस तरीके से आप तैयार रहो, है ना। विच मार्कर इज एसोसिएटेड विद हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, और एफएल। आप सबको क्लियर हो गया है, याद करने की जरूरत नहीं है, आंसर लिख सकते हैं सब। आप सबको क्लियर हो गया है, नॉन पीसीआर आरएफएल भी, है ना, चाहे प्रोब पूछे, चाहे रेस्ट्रिक्शंस पूछे, ठीक है, चाहे आपसे क्या पूछे, कोडोमिनेंट पूछे, है ना, रेस्ट्रिक्शन पूछे, तो सारा किससे रिलेटेड है, आरएफएलपी से रिलेटेड है। ठीक है, आरएफएलपी से रिलेटेड है। तो उम्मीद है ये जो 6-7 क्वेश्चंस मैंने आपसे करवाए हैं, है ना, तो आपके जो बेसिक कंसेप्ट है ये थोड़े से मजबूत हुए होंगे, है ना, मतलब थोड़े से अच्छे होंगे। 1-2 बार उसको रिवाइज करोगे आप तो
अगर इसमें से एक क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा, इससे बाहर नहीं आएगा, है ना, इससे बाहर कठिन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है आपको, है ना। पिछली बार भी मैंने कहा था कि भाई पीसीआर बेस्ड नॉन पीसीआर बेस्ड में से मेरी आत्मा कह रही है, जो पहले के भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। तो क्वेश्चन आ ही गए, देखो पूरे चार्ट मैंने उस वक्त भी बना रखा था, है ना, और अभी बना रखा है। अब 2-3 चीज़ इसमें और, क्योंकि अपडेट का ज़माना होता है, अपडेट और कर देंगे। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स अपडेट कर दूंगा मैं, है ना, हाँ आप लिख देना जैसे मैंने बताया वैसा। और दूसरा जो जैसे स्क्रोचेबल मार्कर्स हो गए, जैसे किसी को पीसीआर में इंटरेस्टेड है ना, ऑटोक्लेव में इंटरेस्टेड है कोई, है ना, डिफरेंट मेथड्स होते हैं ना, उसमें इंटरेस्टेड है, तो वो मैं सारा कवर कर दूंगा, ठीक है। तो उससे भी आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये सारा सब कुछ कंप्लीट होता है ना। अपने प्री पीजी का जो सिलेबस दे रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग तो बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट होती है ना। अब कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, है ना, जैसे एफसीए का कोई एग्जाम्स दे रहा होगा तो उसमें किसी ने मेरे को टॉपिक्स भेजे थे, मैं देख लूँगा, तो उसमें से जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना, मतलब थ्योरी पार्ट है वो मैं आपको कल की क्लास में आपको कवर करा दूंगा सारा, है ना। कल की क्लास में ये भी कवर करा दूंगा, कल की क्लास में जेनेटिक वाला भी कवर करवा दूंगा, है ना। तो ये सारा कंप्लीट हो जाएगा कल की क्लास के अंदर। तो बताइए बायोटेक्नोलॉजी आपको सब्जेक्ट सिंपल लगी, थोड़ा आपका कंसेप्ट सिंपल हुआ, या कट और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया? अरे देखो, फीडबैक सिस्टम बहुत जरूरी होता है जीवन के अंदर, है ना। मैं क्यों फीडबैक लेता हूँ? मैं क्या अपना किसके लिए लेता हूँ? अपने लिए लेता हूँ क्या? नहीं, मैं अपने लिए नहीं लेता। फीडबैक जरूरी है मेरा सर। मोटिवेशनल स्किल विल है, विल स्किल नहीं, विल है, उसके लिए लेता हूँ, है ना। बहुत ज़रूरी है जीवन में अपने विल को बढ़ाने के लिए, उसके बेस पर ही सारे काम होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से मन लगा के पढ़ाई करती है ना। अब मैं घर जाऊँगा, अब घर जाने वाला हूँ थोड़े दिन के अंदर, तो मेरी वो मोटिवेशनल बुक नहीं, जो मैं कटिंग करके रखता था, है ना, जो मैं आपको पहले कभी बताया होगा मैंने आपको, कि बचपन से मेरा शौक था कि जो भी इम्पोर्टेंट अच्छी जो क्या बोलते थे केस स्टडीज होती थी, है ना, उसको मैं कट करके चिपका रहता था, है ना। मुझे नहीं पता था उसका क्या उपयोग होगा, है ना। अब उसका मेरे को लग रहा है कि उसका उपयोग करने के लिए उसको आ गया है, तो उसमें से छोटी छोटी कहानी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, है ना, जब भी अपने नेक्स्ट होगा बिल्कुल। तो उससे आप जरूर, मेरे को अच्छा पता है कि टेम्परेरी लेवल, क्योंकि मोटिवेशन इज टेम्परेरी लेवल होता है, ट्रू टेम्परेरी अपने अंदर से जब तक आपके साथ जुनून क्रिएट नहीं होता, जब तक नहीं आता है। बट एक रास्ता होता है ना, आपको डोज मिलनी चाहिए, है ना। तो डोज अगर परमानेंट हो गए तो आपको मज़े आ जाते हैं, यही चीज़ है, ठीक है। और एक जाते जाते एक और मैं आपको बात कह दूं कि कोई सर फिजियो का ना, मेरा हमेशा एक डायलॉग है, मैं कॉलेज के टाइम पे भी मैं ये बोलता था और अभी भी मैं बोलता हूँ, है ना, कि आपको कोई भी काम नहीं करना होगा ना, तो उसके आपके सामने हजारों कारण हो सकते हो आप, मतलब आप हजारों बातें बता सकते हो जो काम आपको नहीं करना है, कि सर ये परेशानी है, वो नहीं हुआ, वो है, उसने वो नहीं किया, उसने मेल नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो किया, हजारों रीजन दे सकते हो आप, ठीक है। बट रियलिटी में अगर कोई आपको काम करना है ना, तो उसका सिर्फ एक कारण होता है, वो कारण होता है, क्या होता है साहब? वो कारण होता है कि हाँ मुझे काम करना है, बस कोई कारण। तो जब ये आपकी स्किल, ये वाला आपका विल आ जाती है ना, तो वो परेशानी आपको दिखती नहीं है ना, सिर्फ आपको काम दिखता है, ठीक है। तो इसी मोटिवेशनल के साथ मैं आज की क्लास को यहीं अपनी फिनिश करता हूँ। कल अपन फिजियोलॉजी कब कराओगे ऑनलाइन? वेट करेंगे और इसका टेस्ट भी सारे सब कुछ अपन अच्छी तरह से, ठीक है। थैंक यू सो मच ठीक है मेरे सर। साथ जुड़ने के लिए, है ना, और आपकी तैयारी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। फिजियोलॉजी कब कराओगे ऑनलाइन में? सर फिजियोलॉजी मेरी